यदि कोई बहू सास ससुर को पसंद नहीं करती और साथ रहना जरूरी है, तो ऐसी हालत में सास ससुर को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं पूरी कोशिश यह करनी चाहिए कि सास ससुर अपनी मानसिकता को बदलें। यदि आप पुराने ढर्रे से सोचते हैं, पुरानी धारणाओं में जीते हैं, तो बहू आपको पसंद नहीं करेगी, बेटा भी आपको पसंद नहीं करेगा। अब बेटे की उतनी हिम्मत नहीं है कि साफ साफ कह दे। बहू पराए घर से आई है, वो स्पष्ट कह देती है। लेकिन याद रखिए, आपका बेटा आपके बहू के समर्थन में ही रहेगा, रहना चाहिए, वरना उसका परिवार टूट जाएगा। बड़े बुजुर्गों को सोचना होगा, हमें पसंद क्यों नहीं किया जा रहा। कल रात्रि मैंने विस्तार से चर्चा की थी कैसे जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल पैदा होता है। और याद रखना, जीवन की सरिता सदा आगे की ओर बहती है, पीछे पलटकर नहीं आती। सारी प्रकृति का सहयोग नए लोगों को मिलेगा, क्योंकि उनसे आगे जीवन की नदी बहेगी। जिन तटों से नदी बह चुकी है, वो तट अब छूट गए, उन पर वापस नदी नहीं लौटेगी। नदी को हमेशा आगे बढ़ना है। लेकिन हम अपने मन में पुरानी धारणाओं को, पुराने विचारों को, पुराने रीति रिवाजों को, पुराने सोच विचार को, परंपराओं को, रूढ़ियों को पकड़ के बैठे रहते हैं। निश्चित रूप से इस वजह से संघर्ष पैदा होता है। हम अपने ही बेटा बहू के दुश्मन हो जाते हैं। इसमें दोष उनका नहीं है। वो जिस युग में जन्मे, जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा उन्हें मिली, आसपास आबहवा वातावरण जैसा था चारों तरफ, वह उन्होंने एब्जॉर्ब किया, वो उसके अनुसार जिएंगे नए तरीके से। वो आपका तरीका तो नहीं अपना सकते, ये तो संभव नहीं। लेकिन आप उम्र में बड़े हैं, आप ज्यादा अनुभवी हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस वजह से कठिनाई खड़ी हो रही है। नई पीढ़ी नहीं समझ सकती पुरानी पीढ़ी की कठिनाई, क्योंकि उनको तो नहीं पता। लेकिन पुरानी पीढ़ी ने तो दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है पहले का और अभी का भी देखा है। आप ज्यादा अनुभवी हैं, आप ज्यादा ज्ञानी हैं, आपसे ज्यादा बुद्धिमानी की उम्मीद की जाती है। बच्चे तो अभी बच्चे हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। बड़ों को अपने जीवन पर पुनर्विचार करना होगा, कहां भूल चूक हो रही है, किन मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष खड़ा हो रहा है। और वह जीवन शैली का कॉन्फ्लिक्ट है। 50-60 साल पहले जिस प्रकार की जीवन शैली थी, आप उसको जी रहे हैं। आपके बच्चे 25-30 साल पहले जो जीवन शैली प्रचलित हो गई थी, उसमें जी रहे हैं। और उनके जो बच्चे आएंगे, वो बिल्कुल अभी आधुनिक समय में जो जीवन शैली चल रही, वो उसको जिएंगे। जो संघर्ष आपका आपके बेटे के संग है, वही संघर्ष आपके बेटे का आपके पोते के संग होगा। अगर समझदारी नहीं बरती तो, अगर समझदारी बरती तो आप सारे संघर्ष को विदा दे सकते हैं। और तब आपके बेटे के लिए भी एक सुंदर भविष्य होगा। 30 साल बाद, 40 साल बाद वो इस स्थिति में होगा जहां आज आप हैं। यदि आप उसके साथ प्रेम पूर्वक जी सकते हैं, तो संभावना बनती है आपका बेटा आपके पोते के साथ भी प्रेम पूर्वक जी पाएगा, आपके इस व्यवहार परिवर्तन को देखकर। तो यह केवल आपके स्वयं के लिए हितकारी नहीं है, केवल आपके बेटा बहू के लिए नहीं है,
भविष्य की एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। आपके बेटा बहू भी जानेंगे कि हमारी उम्र बढ़ जाने पर जो हमारे बेटा बहू होंगे, हमें उनके अनुसार किसी हद तक ढलना होगा। मैं नहीं कह रहा कि 100%, किसी हद तक हमें कंप्रोमाइज करना होगा, समझौता करना होगा। ठीक है, जो आपकी बहुत पसंद की बातें हैं, मुद्दे हैं, आप उस पर भले ही समझौता ना करो, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है 70-80% जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, वहां पर हम सरेंडर करें, छोड़ें। बच्चों को मौका दें, वो अपने ढंग से जिए। जो कोई खास बात, विशेष बात आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय है, उसके लिए आप निवेदन कर सकते हैं कि इस मुद्दे पर हमारी बात रख लो, और वो 15-20% से ज्यादा नहीं होगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शेष 70-80% तुम अपने ढंग से चलाओ, हम तुम्हें सहयोग देंगे। यदि ऐसा आप कर सकें तो एक मध्य मार्ग निकल आएगा। जो आपके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, निश्चित रूप से मैं नहीं कह रहा कि आप उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने उनको छोड़ा तो फिर आप अपने बच्चों के प्रति बहुत नाराज रहेंगे। तो जिन चीजों में आपका विशेष आनंद है, विशेष लगाव है, उसको बचाते हुए बाकी की अनावश्यक चीजों को छोड़ दीजिए। आपके बेटा बहू बहुत प्रसन्न होंगे और आप भी मुक्त हो जाएंगे। वरना घर की जिम्मेवारी बड़े बुजुर्ग अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। समय हो गया, उम्र हो गई, बनता भी नहीं है कुछ करते, लेकिन हर चीज में टांग अड़ा रहे हैं और सब लोग उनसे रुष्ट हो जाते हैं। आप भी मुक्त हो जाएंगे। आप क्यों घर गृहस्थी में फंसे हैं? भारत में पुरानी व्यवस्था थी, 25 साल तक शिक्षा काल, उसके बाद 25 साल गृहस्थाश्रम, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास्त। वो व्यवस्था टूट गई, बहुत सुंदर व्यवस्था थी। उसमें हमेशा नई पीढ़ी जब आई, तब तक माता पिता के वानप्रस्थ होने का समय हो गया। बेटा बहू को उन्होंने धीरे धीरे सब जिम्मेवारियां सौंप दी और धीरे धीरे अब वो अपनी आध्यात्मिक साधना में लगे। अब छोड़ो घर गृहस्थी उन पर। तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण नहीं करना क्या? जैसे 25 साल हम शिक्षा प्राप्त करते हैं आजीविका कमाने के लिए, क्योंकि हमें जीवन जीना है तो सीखना पड़ेगा, क्या ऐसे ही हमें मृत्यु के पहले मृत्यु की तैयारी नहीं करनी चाहिए? जीवन तो छोटा सा था, उसके लिए हमने 25 साल खर्च किए। मृत्यु के बाद क्या होने वाला हमें कुछ भी नहीं पता। क्या उसकी कोई प्रिपरेशन ना करोगे? छोटी सी यात्रा में जाने के लिए हम अपना सूटकेस तैयार करते हैं, सारा इंतजाम करते हैं क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, और महायात्रा पर जा रहे हैं और हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। अब समय आ गया, वानप्रस्थ बनो। वानप्रस्थ यानी रहो घर में, लेकिन तुम्हारा मुख वन की तरफ हो, अध्यात्म की तरफ हो, साधना की तरफ हो। ज्यादा से ज्यादा समय उसमें दो। घर गृहस्थी उनको संभालने दो जिनके पास शक्ति है, ऊर्जा है, रुचि है। हमारा इतना राग और अटैचमेंट क्यों होना चाहिए हर चीज से? अब वैरागी होने का समय आ रहा है, तो धीरे धीरे छोड़ो। मृत्यु में एक दिन अचानक सब कुछ छूटेगा, तब तुम बहुत व्यथित हो जाओगे। अच्छा है धीरे धीरे छोड़ने की प्रैक्टिस हो, थोड़ा रिहर्सल हो। मैं जहां जॉब किया करता था अमलाई में, वहां एक वृद्ध महिला थी जिसका एक ही बेटा था। वो बेटा भी
वृद्ध होने की कगार पे आ गया। जब 1 साल ही बचा था बेटे के रिटायरमेंट होने का, तब उनकी माताजी बीमार पड़ी। काफी वृद्ध थी वो। उस समय तक पूरे घर की चाबी उनके हाथ में रहती थी। किचन का स्टोर जहां गेहूं दाल चावल रखे हैं, वो चाबी उनके पास रहती थी। वो ताला खोल के रोज नाप तोल के अपनी बहू को देंगी। कुल 2 मेंबर हैं, बेटा और बहू। उनकी 2 पोतियां थी, दोनों की शादी हो चुकी। कुल 2 मेंबर हैं घर में उनके अलावा, बेटा और बहू। और वो भी कोई कम उम्र के नहीं, 57 और 56 साल के। उनका भी बुढ़ापा आ गया। लेकिन ये महिला अपने हाथ से दाल चावल निकाल के देगी, बिल्कुल तौल तौल के हिसाब से कितना बनना है, और फिर ताला लगा के अपने पास चाबी रखेगी। हर चीज उसके कंट्रोल में। उसकी पलंग के नीचे एक पेटी रखी थी, मजबूत लोहे की पेटी। मुझे कभी कभी जाना पड़ता था उसका ब्लड प्रेशर देखने के लिए। हृदय की रोगी थी वो। मैं मजाक करता था कि माताजी, पेटी में क्या है, बड़ा खजाना होगा। खूब मजाक करते थे उनसे कि आप अंगूठी पहने हो, जब आप बीमार पड़ोगी तो बेहोश हो जाओगी, हम लोग उतार लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अस्पताल के लोग आपको लूट लेंगे। बिल्कुल खूब मजाक करते थे वो। लेकिन टस से मस नहीं होती थी वो अपना। उन्हें कभी नहीं बताया कि पेटी में क्या है। कई बार हम लोग कोशिश करते थे उनकी चाबी उठा लें, स्टोर वाली चाबी उनकी रहती थी। एकदम घबरा जाते नहीं वो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। अनाज रखा है उस पे भी उनका नियंत्रण बहू के हाथ में नहीं सौंप सकती। भरोसा ही नहीं बहू में अक्ल है कुछ। बहू की 2 बेटियों की शादी हो चुकी, वो अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है। हद हो गई। जब ये महिला बीमार पड़ी थी, उनको पैरालिसिस हो गया था। लेकिन हम भी आश्चर्यचकित थे, मेडिकल साइंस के लिए चमत्कार। वो एक हाथ से अपने गले में जो सोने की चेन थी वो पकड़े रहती थी। बाकी सब मसल्स पैरालाइज्ड हो चुकी हैं, वो सोने की चेन वो नहीं छोड़ती थी। उनको ड्रिप लगानी होती थी हाथ में, लेकिन वो हाथ मतलब पैरालाइज हो चुकी, कोई ताकत वैसे है नहीं। पता नहीं कहां से इतनी शक्ति आ जाती थी। वो लकड़ी का स्प्लिंट लगा के ड्रिप लगाई हुई, वो सब तोड़ ताड़ के वो अपनी चैन पकड़ लेती। बेहोशी में, होश भी नहीं है। फिर हम लोगों को कुछ उपाय करना पड़ा कि हाथ में न लगा के पैर में लगाएं ड्रिप। हाथ तो उनका बेहोशी में भी अपनी चैन पे पहुंच जाता है। भली भांति पता है कि इकलौती बहू है, उसी के पास जाएगी चैन। फिर मरते दम तक वो पकड़े रही। यह अशोभनीय है। यह बहुत ही अपरिपक्वता की निशानी है। बच्चे ऐसा करें, जवान ऐसा करें तो समझ में आता है, माफ किया जा सकता है। 90 साल की वृद्ध महिला ऐसा करे तो हास्यास्पद कहानी हो जाती है। हम सबको विचार करना चाहिए 50 साल के बाद। अब हमें वानप्रस्थ होना है। धन तो कमा लिया, ध्यान कमाना है कि नहीं? निश्चित रूप से धन जीवन में काम आया, ध्यान मृत्यु में काम आएगा। और मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं। अभी चीन में आ गई है चौथी लहर कोरोना की। वो कितने दिन तक चीन तक लिमिटेड रहेगी आप तो सब जानते हैं, पिछली बार क्या हुआ था। विश्वव्यापी होने में देर कितनी लगती है? कौन कब विदा हो जाएगा? ये घर गृहस्थी की क्षुद्र बातें, अपनी मालकियत जमाना, इसकी क्या वैल्यू है? थोड़ा सोचो, थोड़ा विचार करो।
बेहतर यही हो कि बड़े बुजुर्ग घर गृहस्थी की जिम्मेवारी, मालकियत अपने बच्चों को सौंप दें। इसमें एक महिमा है, एक गरिमा है, उनका एक सम्मान बच्चों के मन में बना रहेगा। और अगर आप संघर्ष करोगे, लड़ोगे और हर चीज में टांग अड़ाने की कोशिश करोगे, इसमें बहुत दुश्मनी पैदा हो जाएगी। फिर चाहे साथ रहो चाहे अलग रहो, हर हालत में दुश्मनी होगी। थोड़ा आप पुनर्विचार करना। निश्चित रूप से बेटा बहू को तो आप नहीं बदल सकते, वो तो आप कोशिश कर ही चुके होगे, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। और ये सवाल बेटा बहू ने पूछा भी नहीं है, तो जो पूछेगा मैं उसी को रूपांतरित होने की बात कह सकता हूं, दूसरे को तो नहीं कह सकता। कई लोग आ जाते हैं कि मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है, मैं क्या करूं। तो पत्नी तो यहां आई नहीं, उससे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो तो मेरी शिष्या है नहीं, वो मेरी सुनेगी क्यों। उसको तो पता चल जाएगी पति के गुरु है, तो वैसे ही मेरी दुश्मन हो जाएगी। एक्चुअली तो पति की दुश्मन है, तो पति का दोस्त भी दुश्मन है, पति का गुरु भी दुश्मन है। पति जो किताब पढ़ता है वो किताब बेकार है, पति जो कुछ भी करता है वो सब बेकार है। आदमी बेकार है, इसके माँ बाप बेकार, इसके भाई बहन बेकार, पूरा खानदान बेकार। गुरु कहां से ठीक होगा। जब कोई कह रहा है कि मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है, कुछ उपाय बताइए, तो मैं तो उसको बताऊंगा ना उपाय जो मेरे सामने आया है, जिसने सवाल पूछा है। पत्नी के गुस्सा को तो कम नहीं कर सकते। अब आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो, यही बात मैं कहूंगा। ठीक इसी प्रकार जब बड़े बुजुर्ग सवाल पूछ रहे हैं अपने बेटा बहू के बारे में, बेटा बहू तो यहां मौजूद नहीं है, वो कभी आएंगे भी नहीं। उनको पता लग जाएगा अच्छा ये सास ससुर के गुरु हैं, गुरु घंटाल होंगे। वो तो कभी आएंगे नहीं, तो उनसे तो कोई संवाद हो नहीं सकता। तो जब आपसे कहूंगा तो आपके भीतर ही बदलाहट लाने की बात कहूंगा। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं पक्षपात कर रहा हूं। आप मेरे सामने हो तो आप में क्या परिवर्तन हो सकता है कि घर में शांति और प्रेम स्थापित हो सके, वही बात मैं कहूंगा। इस बात को समझिएगा। उनसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, उन्होंने तो पूछा भी नहीं है, और उनको आप बदल नहीं सकते। तो आप में क्या परिवर्तन हो, धीरे धीरे वैराग्य की साधना करो, कुछ हायर वैल्यूज ध्यान की पाने की कोशिश करो, ताकि इन क्षुद्र बातों में तुम्हारा रस समाप्त हो। वो चीजें उनको हैंड ओवर कर दो, अंततः उन्हीं के हाथ में जाने वाली है। तो क्यों ना अपने हाथों से सौंप दो, उसमें एक सौंदर्य होगा, वरना उनके हाथ में तो जाएंगी ही जाएंगी। आप दे दोगे, आपको दाता बनने का एक मौका मिल रहा है, जाना तो उन्हीं के हाथ में है। थोड़े दिन पहले एक सज्जन आए तो कह रहे थे बेटा बहुत ही दुर्व्यवहार करता है, ऐसा करता है। 25 शिकायत की उन्होंने, धन पैसे पे उसकी नजर रहती, बस किसी प्रकार से लूट लेना चाहता है हमको। कैसी संतान पैदा हो गई। मैंने कहा कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा पिछले जन्म में, आप बड़े सेठ रहे होगे जैसे इस जन्म में हो, बहुत अमीर। ये डाकू था लड़का पिछले जन्म में, इसने आपके घर में डकैती डाली, आया था हथियार लेके कि आपका सिर फोड़ देगा और सारा धन पैसा ले जाएगा, किंतु नहीं ले जा पाया, पकड़ा गया, सजा मिल गई। तो उसकी बस दो इच्छाएं थी, आपका सिर फोड़ना और सारी धन दौलत ले लेना। अब वो पुत्र रूप में पैदा हुआ है, धन दौलत आप खुद ही वसीयत में लिखोगे उसको, और सिर फोड़ने का अधिकार भी उसको है, दाह संस्कार वही करेगा।
दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगला जन्म हम अपनी कामना के अनुसार ही लेते हैं। यही उसकी कामना थी। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत लेना। थोड़े गैर गंभीर बनो। आप भली भांति जानते हो कि आपका सब कुछ बेटा बहू के हाथ में ही जाएगा, तो क्यों ना अपने हाथ से सौंप दो। थोड़े समझदार बनो।